वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी एंड आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये जो माइक्रोब्स हैं किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सबसे पहली चीज, अगर हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे वो लार्ज स्केल पर होंगे, यानी कि कमर्शियल लेवल पर होंगे। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोई छोटे वेसल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं। सो देयर मस्ट बी सम लार्ज कंटेनर्स और लार्ज वेसल्स जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल स्केल पर, यानी कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड दीज कंटेनर्स, दीज वेसल्स आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। क्या बोलेंगे उनको? फर्मेंटर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे पता चली कि फर्मेंटर्स ऐसे लार्ज कंटेनर्स हैं, ऐसे लार्ज वेसल्स हैं जिसके अंदर हम लार्ज स्केल पर किसी भी डिजायरेबल प्रोडक्ट को बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, है ना। तो इसके अंदर मैं सबसे पहला जो पार्ट डिस्कस करूंगी वो हम कर रहे हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। फर्मेंटेड बेवरेजेस, अब बेसिकली बेवरेजेस क्या है, मैंने बोला था जो ड्रिंक्स होती है, अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब क्या है? दीज आर द ड्रिंक्स। अब इनमें से ये जो सारी ड्रिंक्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें आप देखोगे कि एक यीस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसे, है ना। अब ये क्या है? ये तो फंगस है, ये तो यीस्ट है। इसको बेकर्स यीस्ट भी बोला था जब हमने ब्रेड के बारे में बात की थी। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेवरेजेस, तो इसलिए इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? ब्रूअर्स यीस्ट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा यीस्ट है जो कि बियर बनाने में, विस्की बनाने में, ब्रांडी, रम एंड वाइन बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर दीज माइक्रोब्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ड्रिंक्स। किस तरीके से यूज करते हैं? देखिए, हम फर्मेंटेशन करेंगे माल्टेड सीरियल्स की। आप मान लीजिए हमने यहाँ पर मोलेसेस के बारे में बात की है, शुगर केन के बारे में बात की है, या फिर अगर हम सिर्फ फ्रूट्स के बारे में भी बात करेंगे ना, जिनके अंदर शुगर का हाई कंटेंट होता है, तो हम उन फ्रूट्स के साथ इस ईस्ट को रखेंगे। क्योंकि अगर आपको एक इक्वेशन याद हो तो ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल और CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए जो शुगर होती है ईस्ट के अंदर, वो ब्रेक कर जाती है। यहाँ पर फर्मेंटेशन होगी, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है शुगर की, जो कि माल्टेड सीरियल में प्रेजेंट है, शुगर केन में प्रेजेंट है, या फिर बाकी फ्रूट्स में प्रेजेंट है। तो जब उनका फर्मेंटेशन होता है तो उसके रिजल्ट में हमें इथेनॉल और CO2 मिलेगा। एंड व्हाट इज इथेनॉल? दिस इज द अल्कोहल ओनली। तो यहाँ पर इसको ड्रिंक्स को ऑब्टेन करने का एक तरीका हमने निकाला, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स बाय यूजिंग यीस्ट। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम कौन कौन से ड्रिंक्स बना सकते हैं? हमने बियर एंड इसके अलावा कौन कौन सी थी? वाइन, देन विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये मैंने अलग अलग लाइंस में क्यों लिखी है? क्योंकि बियर एंड वाइन, दीज आर द ड्रिंक्स विच आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि बिना डिस्टिलेशन किए जिन ड्रिंक्स को प्रिपेयर किया जाता है वो कौन कौन सी होंगी? बियर एंड वाइन। और जो विद डिस्टिलेशन होती है, जिसके अंदर प्रॉपर डिस्टिलेशन की जाती है फर्मेंटेड ब्रॉथ की, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, ठीक है, वो कौन कौन सी है? वो कौन कौन सी हो गई? विस्की, ब्रांडी एंड रम। अब यहाँ पर डिस्टिलेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ड्रिंक्स होती है उनका अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज किया जाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी साथ ही साथ बढ़ाया जाता है।
तो ये हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, विच वाज फर्मेंटेड बेवरेजेस। आपको याद रखना है कौन से डिस्टिलेशन से और कौन सी बिना डिस्टिलेशन से बनाई जाती है। किसको फर्मेंटेशन करते हैं? माल्टेड सीरियल्स को, मोलेसेस को, शुगर को, एटसेट्रा। एंड कौन से माइक्रोब का यूज करेंगे? यीस्ट का, which is also known as brewer's yeast, Saccharomyces cerevisiae. And now we will talk about the antibiotics. जो अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो बी पार्ट है एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी कौन सी? पेनिसिलिन। लेट मी राइट इट हियर, एंटीबायोटिक्स। चलो, मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया आपको कि जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी इट वाज पेनिसिलिन, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? अब ये है क्या? तो नॉर्मली हम लोग मेडिसिन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मेडिसिन। लेकिन अगर मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग बताऊं तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब है माइक्रोब्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां करवाते हैं, जो कि डिजीज करवाते हैं, उनके अगेंस्ट काम करने वाला जो केमिकल है वो एंटीबायोटिक होता है ना। तो यहाँ पर पेनिसिलिन का एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। ये जो पेनिसिलिन है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था इस एंटीबायोटिक को, फर्स्ट एंटीबायोटिक व्हिच वाज पेनिसिलिन। और किस तरीके से या फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया था? वो एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। सो ये एक फंगस थी जिसका इस्तेमाल करके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को ऑब्टेन किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है ना। अब कैसे ऑब्टेन किया? क्वेश्चन तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, इसको चांस डिस्कवरी कहते हैं। चांस डिस्कवरी क्यों कहते हैं? देखो, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर। काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर, है ना। तो क्या होता है, हम ना बैक्टीरिया को कल्चरल मीडियम में ग्रो करवाते हैं। तो उन्होंने एक पेट्री डिश ली हुई थी। उस पेट्री डिश में ये जो स्टेफाइलोकोकाई है उस बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे। तो मैं लिख देती हूँ पहले स्टेफाइलोकोकाई या फिर कोकस। तो ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे एक पेट्री डिश में, प्रॉपर न्यूट्रिटिव मीडियम देकर, प्रोवाइड करके। सही है। अब पता है क्या हुआ, इनकी साली की थी शादी। अब भाई साहब बीवी परेशान करी, चलो 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 4 दिन है, कोई बात नहीं चलो। इन्होंने सोचा मैं चला जाऊंगा 2 दिन तक, शादी अटेंड करके आ जाऊंगा फटाफट से 1-2 दिन में। तो ये चले तो गए अपनी वाइफ के साथ। आए कब? लगभग 10-15 दिन बाद। अब भैया बिना यहाँ पर बिना इस प्लेट को, कल्चर प्लेट को बिना वॉश किए, जल्दबाजी में, बीवी का फोन है तो भागना तो पड़ेगा ही, तो जल्दबाजी में भाग लिया अपनी बीवी के साथ। और जब वापस आकर उन्होंने लगभग 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो गया था, हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं 1 वीक। तो उन्होंने जब 1 हफ्ते बाद वापस आकर देखा या कुछ समय बाद वापस आकर देखा, तो जिस पेट्री डिश में वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे, तो वो जो अनवॉश्ड, बिना धुला हुआ, बिना वॉश किया हुआ कल्चर छोड़कर चले गए थे, उस कल्चर में एक मोल्ड की फॉर्मेशन हो गई। एक मोल्ड की फॉर्मेशन हो गई। और वो जो मोल्ड था वो एक्चुअल में एक फंगस थी। वो एक्चुअल में एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो जब भाई वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि यार जिस कल्चर को मैं बिना वॉश किए छोड़ के चला गया था, उस कल्चर में ये जो बैक्टीरिया है ये तो ग्रो कर ही नहीं पा रहे, जहां पर मोल्ड की ग्रोथ हो गई है। क्यों भाई ऐसा क्या था? क्योंकि ये जो मोल्ड है वो कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट कर रहा था which was responsible to kill the bacteria। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को किल करना है तो फिर मैं इस मोल्ड का यूज कर सकती हूँ, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इस फंगस ने जिस केमिकल को प्रोड्यूस किया था वो क्या था? पेनिसिलिन। और वही पेनिसिलिन हमने एंटीबायोटिक की फॉर्म में यूज करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, तो यहाँ पर चांस डिस्कवरी क्यों कहते हैं? उन्हें थोड़ी पता था कि वो शादी में जाएंगे और फिर ये हो जाएगा, है ना? लिख के मत आ जाना, शादी सिर्फ मैंने ऐसे बना के बोला है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आइडिया नहीं था और वो काम कर रहे थे किसी बैक्टीरिया के ऊपर, अचानक से फंगस की ग्रोथ हो गई, इसलिए चांस डिस्कवरी कहते हैं। ठीक है, वो तो आपको याद करने के लिए मैंने बोल दिया। तो आपको याद रखना है कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। ग्रोथ उन्होंने ऑब्जर्व कर ली फंगस की जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उसका यूज करके उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई, सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो ये तो हमें पता चल गया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया जो कि पेनिसिलिन थी। लेकिन ये कब हुआ था? इट वाज डन इन 1928। 1928 तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर कर दिया था, लेकिन उसका जो इफेक्टिव यूज था, उसकी जो पोटेंशियल थी, उसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। तो बाद में दो नए साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है इसके पोटेंशियल के बारे में, इसके इफेक्टिव यूज के बारे में बताया। वो दोनों साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ही वाज अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरेंट। तो इन दोनों ही साइंटिस्ट ने बताया था इफेक्टिव यूज ऑफ पेनिसिलिन, इफेक्टिव यूज ऑफ पेनिसिलिन। और इन्हीं के बताने के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन को एक्सटेंसिवली यूज किया गया था। तो कब यूज किया गया था? वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में किसको ट्रीट करने के लिए? अमेरिकन सोल्जर्स को। अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में पेनिसिलिन का यूज किया गया था। और 1945 में इन तीनों ही साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया था। तो 1945 में ऑल दीज 3 साइंटिस्ट गॉट द नोबेल प्राइज। ठीक है भाई। और जब से ये टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन में थे, वो किसी सेंट मैरी हॉस्पिटल में थे उस समय जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1928 में। तो उस समय भी टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे जैसे आगे टेक्निक्स डेवलप होती गई, इतनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका हमें क्योर मिलता रहा, जिसको ठीक करने के लिए हमने अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स बना ली हैं, चाहे वो उस डिजीज को डिले करने के लिए ही क्यों ना हो। तो आपकी जो एनसीईआरटी में लेप्रोसी दे रखा है, गलघोटू, अलग अलग बहुत सारी बीमारियां दे रखी हैं, कैंसर भी है, तो उन सभी के लिए क्या किया है हमने? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो ट्रीटमेंट है या फिर जो एंटीबायोटिक्स है उसको डिस्कवर कर लिया। और आज के इस वर्ल्ड में हम बिना दवाइयों के, बिना एंटीबायोटिक्स के अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स। अब आगे हम बात करेंगे उन केमिकल्स के बारे में या उन ऐसे एंजाइम्स के बारे में जो कि ह्यूमन के वेलफेयर में यूज किए जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं बैक्टीरिया को और फंगस को अलग अलग क्लासिफाई कर रही हूँ और जिन जिन प्रोडक्ट्स को वो देंगे उन प्रोडक्ट्स को भी उनके सामने मेंशन करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, साथ साथ लिखा हुआ है जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट सी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो हम बात करें केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है? दीज आर दी केमिकल्स, ये जो कि बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं। एंड दिस वन इज आल्सो अ केमिकल व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस ब्यूटरिक एसिड को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से प्रिजर्वेटिव्स की तरह, प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड है, मैंने आपको बताया था कि मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए, मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए लैक्टिक एसिड का यूज होगा। देन एसिटिक एसिड, अगेन इसको विनेगर में या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। तो विनेगर क्या है? कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, आप साथ ही साथ देखोगे जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में भी एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है। देन ये तो तीनों बैक्टीरिया से मिल गए हमें केमिकल्स। फंगस कौन सी है? एस्पैरागिलस नाइगर, जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रही है। सिट्रिक एसिड जैसे लेमन हो गया या जो बाकी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर मिलेगा। ठीक है, और ये करेगा क्या? जो सिट्रस फ्रूट है बहुत हेल्दी होते हैं स्किन के लिए,
इज अ वेरी हेल्दी फॉर स्किन। बहुत सारे ड्रिंक्स के अंदर भी आपको ये मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन सभी बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं और इनसे मिलने वाले जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आपको याद रखना है। जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इसने क्या प्रोड्यूस किया, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। तो ये तीनों बैक्टीरिया थे और ये उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एक फंगस है एस्पैरागिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करेगी। दिस इज अगेन अ केमिकल और ये इसके फंक्शंस है। यहाँ पर इसको ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्दी बनाने के लिए या फिर डिजीज से बचाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। तो एक बैक्टीरिया का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ विच इज स्ट्रेप्टोकोकस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब ये जो केमिकल हमें मिला है, ये जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमें मिला है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्लॉट बस्टर होता है। यानी कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसने मायोकार्डियल इन्फेक्शन अभी हुआ हो, यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जिन पेशेंट के अंदर होती है, उनके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कई बार ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, खून के थक्के जम जाते हैं। तो उन क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड वेसल्स में आसानी से हो सके, तो क्लॉट को बर्स्ट करना जरूरी होता है। एंड इन ऑर्डर टू बर्स्ट द क्लॉट किसको यूज करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस को। क्लियर हो गया। दूसरा, अब फंगस की बात करें। ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम एक ऐसी फंगस है जो कि साइक्लोस्पोरिन ए, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, इसको प्रोड्यूस करेगी। एंड हाउ इज दिस मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। मान लीजिए किसी भी पेशेंट के अंदर अभी रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, किसी के अंदर हमने नया ग्राफ्ट यानी कि कोई ऑर्गन या किडनी एग्जांपल में ले लेते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट किया है। अब उसका जो इम्यून सिस्टम है, हो सकता है कि वो बाहर से आई हुई किडनी को एक्सेप्ट ही ना करे। क्यों? क्योंकि अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो उसे ये लगेगा कि ये किडनी तो फॉरेन पार्टिकल है और वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो क्योंकि अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुई है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, तो उसका इम्यून सिस्टम को हमें थोड़ा सा वीक करना होता है, सप्रेस करना होता है। इसीलिए पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो फॉरेन बॉडी या ऑर्गन उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है वो उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सके, ठीक है। अनदर वन इज मोलस्कस पर्प्यूरिस। ये एक फंगस है जो कि एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम है स्टेटिन्स। और ये स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, यानी कि किसी की भी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है उसको कम करेगा। अब कैसे कम करेगा, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, कॉम्पिटिटिवली inhibits the cholesterol synthesizing enzymes। यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं, ये उन एंजाइम्स के साथ जाकर क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा और इनहिबिट कर देगा, रोक देगा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को, यानी कि फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। तो हमने एंजाइम्स के बारे में बात नहीं की है, केमिकल्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन कर लिया। अब हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। देखिए, एक एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो लाइपेज है वो रिस्पॉन्सिबल है डर्ट को, ऑयली स्टेन्स को या फिर जो भी गंदगी होती है उसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम लॉन्ड्री। तो जितने भी गंदे कपड़े होते हैं उनके ऊपर से ऑयल को या डर्ट को रिमूव करने के लिए लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करेगा। इसीलिए डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशन में लाइपेज को यूज किया जाता है, ठीक है। अनदर एंजाइम्स आर पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस। अभी जो पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है।
अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जो बॉटल जूसेस होते हैं, जैसे ट्रॉपिकाना, रियल जूस जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं टेट्रा पैक, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लीन होते हैं उनके कंपैरिजन में जो कि हम अपने घर में बनाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाहर से हम बॉटल जूस लेकर आते हैं, पैक जूस जो पैकेट है जूसेस के वो लेकर आते हैं, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिस वजह से वो पल्प उनके अंदर नहीं आती है और घर में बने हुए जूस के अंदर आती है। तो आपको बताना है क्योंकि जो बॉटल जूसेस होते हैं उनके अंदर पैक्टिनेज और प्रोटीज एंजाइम्स को ऐड किया जाता है और ये डाइजेस्ट कर देते हैं उनके प्रोटीन को, डाइजेस्ट दी प्रोटीन्स। ठीक है, किसके अंदर मिलेंगे? पैकेट जूसेस के अंदर मिलते हैं, पैकेट या बॉटल जूसेस के अंदर पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ये दोनों एंजाइम्स मिलेंगे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये हमने टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में से यही क्वेश्चंस टेबल की फॉर्म में आ जाते हैं। लाइक आपको ये लैक्टोबैसिलस लिख के दे दिया, यहाँ पर डैश डाल देंगे, है ना, और फिर सामने उसका फंक्शन लिख के दे देंगे, तो आपको वो फिल करना होगा ABCD जो भी चीजें आपको गिवन है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।